आज हम आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, सबसे पहले राष्ट्रीय इश्यूज़ को करेंगे। इसके अंदर पहला टॉपिक है आपका आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। इसके अंदर आप देखिए ये जो चुनाव चिन्ह आरक्षण है, चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशंस एंड अलॉटमेंट्स ऑर्डर 1968 के तहत तो राष्ट्रीय दलों को दर्जा दिया जाता है। ये एक आदेश पारित किया गया था संसद द्वारा, और इसके थ्रू आप देखेंगे तो 3 टर्म्स होती हैं। 3 टर्म्स में से किसी एक टर्म्स में भी अगर आपकी पूरी हो जाती है तो इससे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत पहला टर्म्स अगर देखें हम तो न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। पहला तो ये टर्म्स। दूसरा टर्म्स देखिए आप, पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। ठीक है, आगे देखिए जो अगला टर्म्स है वो है उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये शर्त है, इसमें से किसी एक शर्त के पूरा हो जाने पर भी आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद स्मरणीय तथ्य में देखेंगे आप थोड़ा सा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और किसका हटा दिया गया है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का, इनका हटा दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हटा दिया गया है और एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ये दर्जा हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या, अगर राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या देखें तो वो इस समय 6 रह गई है राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या। ठीक है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। एक यहाँ पर ये टॉपिक है कि जो आम आदमी पार्टी है इसको देखें तो आम आदमी पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है। कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो आम आदमी पार्टी को किस बिहाफे ये नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 6 नेशनल पार्टी हैं इस समय, ये देख लीजिए आप, आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम, एनपीपी और आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक पूरा हो गया। इसमें वही टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवाऊंगा कि जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। यहाँ पर देखिए इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या यानी कि स्पर्स पॉपुलेशन, सीमित कनेक्टिविटी अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है वो उत्तरी सीमा को ध्यान में रख करके, जो बॉर्डर में जो लोग छिटपुट जनसंख्या फैले हुए हैं उसको ध्यान में रख करके दिए अमित शाह ने, और ये कार्यक्रम लॉन्च किया है 10 अप्रैल 2023 को। अब इस कार्यक्रम को आपके अरुणाचल प्रदेश, ये जो कार्यक्रम है ये आपका, इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के वहाँ पर इसको लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये आपका टोटल अगर आप देखें इसको तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। ठीक है, वित्तीय आवंटन क्या होगा इसके अंदर? वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए का होगा। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा है। ठीक है, बाकी इसके अंदर रेलिवेंट नहीं है। एक यहाँ पर ये वाली बात रेलिवेंट है कि वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 3 राज्यों में चुनाव का हम आंकड़ा देख लेते हैं। ये आपका मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और यहाँ पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। सबसे पहला अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में कुल सीटें जो हैं वो 60 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुल सीटें 60 हैं। चुनाव कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सीटें कई बार पूछ लेते हैं कि इन राज्यों की सीटें क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इनमें कुल राज्यों की सीटें 60 हैं। ठीक है, अब 60 में से जो 55 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और टोटल मतदान बहुत ही ज़्यादा है, 86.69। ठीक है,
86.69% मतदान किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर कि परिणाम में क्या हुआ है कि कॉनरेड के संगमा नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी, जो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है, तो ये सामने आई है। और यहाँ पर दो नाम है कि प्रिस्टोन टाइनसोंग और इसने आवलंब ये धर इन्होंने क्या लिया है कि उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, नेशनल पार्टी को 26 सीटें मिली हैं और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11 सीटें मिली हैं। ये आपकी कांग्रेस को इतनी सीटें मिली हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इधर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर आप तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें, और ये इसमें से एक आध दो चीज़ें पूछता है। सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा इलेक्शन नागालैंड में हुआ है। 13वीं नागालैंड विधानसभा का चुनाव था, एक चरण में चुनाव था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके लिए ये है कि यहाँ पर 60 सीटें यहाँ पर भी हैं। ठीक है, 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 60 सीटें में से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है और एनडीपीपी हेकानी जखालू, ये इन्होंने प्राप्त की है। ठीक है, और इन्हीं के साथ एक अन्य महिला है सलहोतु ओनुओ क्रूस। ठीक है, इन्होंने भी ये पश्चिमी अंगामी से जीता है इलेक्शन इन्होंने। और ये भी तो एनडीपीपी के नेता हैं नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये 5वें कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, और इसके साथ 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ भी बनाए गए हैं, वो है टीआर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न। ठीक है, आगे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो भी आप देखेंगे। जैसे ये 25 सीटें इन्होंने जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें बाकी और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। इसके अलावा हम इधर आते हैं, जैसे इधर 60 सीटें। ठीक है, अगले में क्या बोलते हैं त्रिपुरा के इलेक्शन को देखते हैं हम, तो वहाँ पर भी लगभग 60 सीटें हैं त्रिपुरा के इलेक्शन में भी। और यहाँ देखिए 10 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कितनी सीटें कहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और भाजपा के विधायक जो हैं वो विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों से है और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूरा बहुमत प्राप्त किया है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपका यहाँ पर एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये क्या है कि न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए ये सूचना एकत्र करता है। ठीक है, इंडिया जस्टिस ये रिपोर्ट है आपकी। ये आपकी 2022 की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है 4 अप्रैल 2023 को। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या यहाँ दिया गया है कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़। इसके अंदर आप देखेंगे तो 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। ठीक है, और इसमें सबसे जो बड़े राज्यों में सबसे श्रेष्ठ राज्य की वो रैंकिंग है वो कर्नाटक की है। ठीक है, और बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश है। 18वीं रैंक उत्तर प्रदेश को दी गई है। ठीक है, आगे देखिए कि छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जबकि गोवा अंतिम राज्यों पर है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर एमवी विलास चर्चा में था ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि एमवी विलास ये आपका गंगा विलास परियोजना गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, गंगा नदी पर सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है। ठीक है, इसका स्मरणीय तथ्य क्या हो गया कि यहाँ पर ये स्मरणीय तथ्य इसका अगर देखें आप तो यहाँ से देखते हैं कि स्मरणीय तथ्य इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस ये वाली लाइन कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने इसको रवाना किया था और ये वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबोली में जाकर के इसकी यात्रा पूर्ण हुई। ठीक है, अच्छा कुछ यात्रा इसकी बांग्लादेश में हुई है, तो वो इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के थ्रू वहाँ गई है। ठीक है, यह यात्रा 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरेगी। और इसके अंदर इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं एस्पेक्ट्स। फिर इधर आइए कि केरल उच्च न्यायालय।
ठीक है। केरल उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में क्या करा है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ठीक है। अब संविधान में देखें तो संविधान में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन सी अनुसूची है, ये अनुसूची 8वीं है। 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव भी दिया गया है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया। ठीक है, ये इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य थे, इसको आपने देख लिया। तो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अगला टॉपिक है आपका कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, क्योंकि अभी तो कोई व्यवस्था नहीं थी इसमें आयुक्त की नियुक्ति के लिए। आयुक्त की नियुक्ति की देखिए यहाँ पर ये लिखा कि अनुच्छेद 324 2 के कार्यक्षेत्र के अधीन आती थी। अब इसके अंदर लिखा क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो कोई व्यवस्था इसके अंदर पर्टिकुलर है नहीं नियुक्ति के लिए अलग से, तो इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया है कि 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इसके अंदर बैठी थी और उसने निर्णय क्या दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब समिति की सिफारिश पर समिति में सदस्य कौन कौन होंगे? समिति पहले 3 सदस्य समिति बनाई गई है और इस समिति में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी होंगे, फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, अगर लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता ना हुआ तो सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्ष का नेता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, विपक्ष का नेता होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधि वाला, और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये 3 व्यक्ति इसके अंदर होंगे। ठीक है, और अगर आप ये देखिए आगे कि 5 सदस्यीय, ये आपकी संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? तो 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने की थी इन्होंने। ठीक है, बाकी आगे चीज़ें ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से एक आपकी समिति के गठन किया गया है और उसके अंदर 3 सदस्य बनाए गए हैं समिति के अंदर। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखिए अब हम अगले एक नया टॉपिक है एनुअल स्टेट्स फॉर एजुकेशन रिपोर्ट 2022। ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें क्या क्या है ये देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। ये आपका एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट्स, ये आपकी रिपोर्ट्स है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्रथम द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसके जो माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने में व बुनियादी गणित पढ़ने में सक्षम है। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष के बच्चों को नामांकन दर्ज किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ने गणित बुनियादी ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो 3 पॉइंट ये वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग को अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये पॉइंट है। अगली आपकी जो आती है चीज़ें वो हुबली जंक्शन है। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, हुबली जंक्शन को विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। आगे देखिए, आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो ये है कि यह जो है वो रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे की हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए कि इसकी जो लंबाई है वो जो इसकी लंबाई है 1507 किलोमीटर, और इससे पहले गोरखपुर वाला था जो 1366 किलोमीटर लंबा था। ठीक है, अब यहाँ पर हुगली जंक्शन ये कर्नाटक में है, इससे छोटा वाला गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है विदिशा। विदिशा जो है वो 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ठीक है, विदिशा 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले का नाम क्या है? बहराइच, आपका बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। ये 5G तकनीक में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल्स हो गया, ठीक है, तो 5G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, ये हो गया आपका। दूसरा हो गया एम्बू पॉड, एम्बू पॉड के अंतर्गत क्या आएगा आपका 5G फोर समर्थित ऑटो एम्बुलेंस हो गया, ठीक है। तीसरा है लॉजी AI, इसके अंदर क्या है मोतियाबिंद त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन इस तरह से व्यवस्था की गई है। उसके बाद क्या है SU5, इसका मतलब फेफड़ा और मस्तिष्क स्कैन, जिसे CT स्कैन और एक्सरे हो गया। और पांचवा आपका हो गया टेक XR, ठीक है, नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D, ये आपका हो गया। तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कोलम, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला हो गया है। कोलम आपका हो गया भारत का पहला संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ ध्यान से देखिए कि 7 से 8 लाख परिवारों को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की बात बताई जाएगी। यहाँ इस अभियान के अंतर्गत शामिल 2000 प्रशिक्षक हैं, ठीक है, 2000 प्रशिक्षक इस अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 2000, आगे देखिए आप कि 2000 प्रशिक्षकों को इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया। राष्ट्रीय जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है हमने। स्मरणीय तथ्य में क्या क्या है, 4 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। अब परिवेश का देखिए, परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए का है 2030 तक। निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित किए गए हैं, जैसे 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता, 5 मीट्रिक ट्रिलियन टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत आपका क्या है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी होगी। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन की आपकी उत्सर्जन की क्षमता होगी, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस का आपका एक टॉपिक हो गया। और